देखिए, लास्ट टाइम क्या देखा था हमने? स्कोप ऑफ आईटी एंड देन लैंग्वेज, है ना? तो लैंग्वेज में हमने देखा था क्या? हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, है ना? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, जो ह्यूमन यूज कर रहा है, और लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन यूज कर रहा है, ठीक है? तो जैसे कल हमने देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज, है ना? लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में जो मशीन अंडरस्टैंड कर रहा है, कौन अंडरस्टैंड कर रहा है? मशीन अंडरस्टैंड कर रहा है। और लो लेवल लैंग्वेज में दो तरह का था, मशीन और असेंबली। और उसके बाद एक और कौन था हमारे पास? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। थोड़ा आप इधर आ जाइए। मोहित इधर आ जाइए। इधर आ जाइए। आप इधर आ जाइए। तो अब जैसे मान के चलिए कि अगर आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है? दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन ले लीजिए, ठीक है? जो भी एप्लीकेशन है उसके पास उसका डेवलपमेंट हम तीन तरीके से करते हैं। एक हम डिजाइन करते हैं सबसे पहले उसका क्या? फ्रंट एंड, है ना? सबसे पहले क्या डिजाइन करते हैं? फ्रंट एंड। फिर क्या डिजाइन करते हैं? उसका बैक एंड। और फिर क्या डिजाइन करते हैं? डेटाबेस, है ना? तो ये डिजाइन करने के लिए आपको अलग अलग टूल्स की जरूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना? अगर हम एक वेब एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो अगर वेब डिजाइनिंग में क्या होता है? दो तरह का पेज होता है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। हाँ, ये चीज आप याद रखिएगा। एक हो गया हमारा स्टैटिक, ठीक है? और एक हो गया डायनामिक। स्टैटिक वेबसाइट वो होता है जो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, जिसपे हम एक पेज बनाते हैं विथ सर्टेन टैग एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है? एक सर्टेन टैग एंड एट्रीब्यूट्स के साथ हम वो पेज को क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पे डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है कि जहाँ पे हम डेटाबेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन। स्टैटिक वेबसाइट, जैसे मान के चलिए कि एक स्कूल है, उस स्कूल का हमें एक वेबसाइट बनाना है, ठीक है? या कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट जो कुछ किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करती है, कोई फूड प्रोसेसिंग, या फिर किसी इलेक्ट्रिकल, या फिर किसी हैवी व्हीकल्स। तो वो क्या करती है कि उसके पास एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होता है जो उसके सारे इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे रखता है। किसी कॉलेज का वेबसाइट ले लीजिए आप, या किसी स्कूल का वेबसाइट ले लीजिए, तो उस पर क्या होता है कि उसके सारे फीचर्स वहाँ पे रखे रहते हैं। तो कोई भी विजिटर या कोई भी कस्टमर उसका डायरेक्ट ऑनलाइन जाके उस वेबसाइट को विजिट करके उसके बारे में जान लेता है। लेकिन उसके स्टैटिक पेज पे अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो फिर उसे हम कोड में जाकर चेंज करते हैं। उसके पैराग्राफ को, उसके इमेजेस को हम कोड में जाके इंटरनली चेंज करते हैं। वो नहीं है कि वो डायनेमिक वो चेंज कर सकता है, तो वो होता है स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है? डायनेमिक वेबसाइट क्या होगा? डायनेमिक वेबसाइट वो होगा जो जिसमें हम डेटाबेस का इंटीग्रेशन करते हैं, वो डायनेमिक होता है। मतलब उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, फेसबुक है। फेसबुक क्या है कि आप उसमें अगर अपना फोटो लगाते हैं तो वो फोटो चेंज भी कर सकते हैं आप। अगर आप उसमें कुछ कमेंट लगाते हैं या फिर कोई पोस्ट आप डालते हैं, उस पोस्ट को आप चेंज कर सकते हैं, उस पोस्ट को आप डिलीट कर सकते हैं। तो वो आप उसमें क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन है। दूसरी चीज़ें क्या है कि अगर आपने कोई पोस्ट डाला फेसबुक पे, आपने कोई पोस्ट डाला, उस पोस्ट पे आपके बहुत सारे लोग उस पोस्ट को देखते हैं।
उस पर कोई कमेंट भी करता है ना, उसको कोई शेयर भी करता है। तो जब वो कमेंट करता है तो आपको भी दिखता है। अगर आपके पोस्ट पे किसी फ्रेंड ने कमेंट किया तो वो पोस्ट आपको दिखेगा। वो पोस्ट दिखने के बाद फिर आप चाहेंगे उस पर कमेंट करना तो आप भी उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। हाँ, तो ये पोस्ट जो आप कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं जाके हमारा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, किसी टेबल में ये डेटाबेस में जाके ये स्टोर होता है। वहाँ से हम फिर इसको डिफरेंट पेज पे हम उसको दिखाते हैं। तो इस तरह का जो वेबसाइट होता है उसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। बट दोनों वेबसाइट को डेवलप करने के लिए आपको फ्रंट एंड और बैक एंड का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे फ्रंट एंड हो गया, अब एक जो फेसबुक है तो या एक फ्लिपकार्ट आप ले लीजिए या फिर गूगल ले लीजिए, जिसमें आप साइन अप करते हैं। क्या करते हैं? साइन अप करते हैं, फिर साइन इन करते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, एक साइन अप पेज होता है, साइन अप, और एक आपके पास होता है साइन इन पेज। साइन अप पेज पे सबसे पहले वो यूजर से उसका डिटेल मांगता है, जैसे नेम, देन मोबाइल, देन ईमेल, देन पासवर्ड, डिजायर पासवर्ड एंड देन सबमिट। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, आप डिजायर पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे फीड कीजिए हमारे सिस्टम में। ये क्या होगा, हमारे डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा, है ना। अब आप हमारे लॉगिन सिस्टम पे आइए, यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी डाला था, जो पासवर्ड डाला था, उस ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो अब सोचिए ये क्या करता है, ये ईमेल आईडी पासवर्ड जब आप गलत डालते हैं, गलत मतलब जो ईमेल आईडी आपने यहाँ डाला था वो ईमेल आईडी अगर आप यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, आपको आगे नहीं लेकर जाएगा, ये आपका अगला पेज एक्सेस नहीं करने देगा। इसका मतलब क्या है कि ये डेटाबेस में ये जो आप वैल्यू आप इंटर करते हैं, उस वैल्यू को जो आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस में जो पहले आपने इंटर किया था रजिस्ट्रेशन टाइम, उससे क्या करता है, मैच करता है। अगर नहीं मैच किया तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाएगा, ईमेल आईडी इज रॉन्ग और पासवर्ड इज रॉन्ग, है ना। तो अब देखिए इस तरह का डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये एक जो दिख रहा है क्लाइंट साइड पे, यही तो एग्जीक्यूट होता है। आप जब फेसबुक ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज आपको इस तरह से दिखता है, जहाँ पे साइन अप और साइन इन का पेज होता है। तो इस पेज को डिजाइन करने के लिए आपको इसको बोलते हैं फ्रंट एंड डिजाइन। जो आपको दिख रहा है ये फ्रंट एंड हो गया। अब जब यहाँ पे आपने वैल्यू इंटर किया, इंटर करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। यहाँ से सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं जाता है, क्योंकि ये जो पेज आपने डिजाइन किया है वो HTML और CSS के साथ डिजाइन किया है। किसके साथ? HTML एंड CSS। जो आप इस डेटा को यहाँ से आप डेटाबेस में लेकर जाएंगे, इन बिटवीन आपको कोई ना कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। कल बताया था ना सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, PHP था, JSP, ASP। तो उसमें से किसी एक लैंग्वेज का यहाँ पे हम यूज करेंगे और यहाँ से वैल्यू रिसीव करके फिर हम कहाँ सेंड करेंगे, डेटाबेस में। तो यहाँ जो लैंग्वेज यूज होगा उसको बोलते हैं बैकएंड लैंग्वेज, है ना। उसको क्या बोलते हैं, बैकएंड। और ये जो हमारा डेटाबेस है, यहाँ से वैल्यू आएगा और यहाँ पे जाके क्या होगा, स्टोर होगा। तो जहाँ स्टोर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, डेटाबेस। तो फ्रंट एंड, बैकएंड एंड डेटाबेस। बैकएंड वो हुआ जो आपको दिखता नहीं है, उसके पीछे प्रोसेसिंग करता है, बैक साइड रह के वो सर्वर पे प्रोसेस करता है डेटा को, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटाबेस, मतलब डायनेमिक एप्लीकेशन। इस तरह के एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक एप्लीकेशन, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इसका डेवलपमेंट, फुल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट अगर करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सीखेंगे। बेसिक्स में क्या होगा कि एक्चुअली अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी, आपके पास क्या होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जहाँ पे आप कोड करेंगे, है ना। सबसे पहले तो आप आपके पास एक कंप्यूटर होना,
उस कंप्यूटर में आपके पास एक नोट पैड होना, उसके बाद फिर एक ब्राउज़र होना जहाँ पे आप जो कोड लिखेंगे वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर इतना है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और जैसे मैंने बोला कि फ्रंट एंड में हम क्या सीखेंगे, फ्रंट एंड में आपको HTML सीखेंगे, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, अजैक्स और बूटस्ट्रैप। ये सारे क्या हैं, फ्रंट एंड के टूल्स हैं जहां से हम फ्रंट एंड डिजाइन करने में ये हेल्प करता है हमें। बैक एंड में हम क्या क्या सीखेंगे, बैक एंड में हम सीखेंगे PHP कोड इग्नाइटर, है ना। ये क्या है, बैक एंड का टूल है, बैक एंड डिजाइन करने का टूल है। बैक एंड में जो भी प्रोसेस होगा वो हम इसके थ्रू करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, डेटाबेस। डेटाबेस में हम सीखेंगे MySQL, है ना। क्या सीखेंगे, MySQL, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको स्टार्ट करना है डिजाइनिंग और डेवलपमेंट, तो सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर होना जो है, उसमें नोटपैड होना वो है, और उसमें ब्राउज़र होना वो भी है। तो अब देखिए, अगर किसी स्कूल का मैंने प्रोजेक्ट आपको दिया, ठीक है, सपोज दैट एक स्कूल का मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया, या एक ऐसा मतलब मान के चलिए सिटी में जो केबल प्रोवाइड करता है, सिटी में जो केबल प्रोवाइड करता है या इंटरनेट जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करता है, उसका एप्लीकेशन बनाना है हमें, उसका वेबसाइट बनाना है हमें। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो उसका फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे, है ना। तो फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे, फ्रंट एंड डिजाइन करने के बाद उसको, तो अगर आप अपने लैपटॉप में उसको डिज़ाइन कर भी लिया, वो आपके लैपटॉप में दिख भी रहा है, तो क्या वो कंप्लीट वेबसाइट हो गया, नहीं। आपने डिजाइन कर लिया लेकिन वो पूरी दुनिया को नहीं दिखेगी। पूरी दुनिया को दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको डोमेन रजिस्टर करना पड़ेगा, उसका एक एड्रेस, ऑनलाइन एड्रेस बोलते हैं, URL जो बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो वेबसाइट दिखेगा। और उसके बाद जो वेबसाइट आपने बनाया है तो उसकी कुछ अपनी एक वैल्यू होगी, उसका कुछ कैपेसिटी होगा, 1 MB का, 2 MB का, 4 MB का, 5 MB का। अभी उस वेबसाइट को हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर पे रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, होस्टिंग चाहिए। तो सबसे पहले तो हम डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट करने के बाद डोमेन रजिस्ट्रेशन होगा, डोमेन रजिस्ट्रेशन के बाद हम होस्टिंग परचेज करेंगे। तो डोमेन और होस्टिंग को हम कॉन्फ़िगर करने के बाद जो हमने डेवलपमेंट किया है उसको हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। देन जो हमारा URL होगा, जो हमारा डोमेन होगा, सपोज www.xyz.com, है ना। तो अगर उसके बाद फिर कोई भी www.xyz.com पे जाएगा तो वो वेबसाइट जो हमने उसको होस्ट किया वो देख सकता है फिर पूरी दुनिया से। जैसे www.infocode.com, है ना, अगर आप देखेंगे तो ये www.infocode, तो ये जो हमारा है ये ऑनलाइन एड्रेस है, ये URL हमारा क्या है, ऑनलाइन एड्रेस। अगर हमारे बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो www.infocode.com पे जाके जानकारी ले सकता है कि हम क्या करते हैं, कहाँ है, हमारा एड्रेस क्या है, चीज़ें, हमारा फिजिकल एड्रेस क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे है। तो ये जो है हमारा ऑनलाइन URL है, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। .com हमारा क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया, और ये हमारी कंपनी का नाम हो गया, है ना। तो पहले ये रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद हमारा जो वेबसाइट है वो किसी न किसी होस्टिंग पे होस्टेड है, तो वो होस्टिंग परचेज करके हम इसे कम्युनिकेट करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, और जो हमारा वेबसाइट हमने बनाया है अपने कंप्यूटर में, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, है ना। उसके बाद फिर ये काम करना स्टार्ट कर देता है। करेक्ट, समझ में आया। अभी देखिए, जब आप फ्रंट एंड में सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे HTML को। किसको करेंगे, HTML को। तो HTML को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक नोटपैड, मैंने बोला नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड में इसमें क्या हो ना, अराउंड 100+ टैग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा यूज होगा, हमेशा, ऑलवेज है। तो इसमें बहुत सारे 3000+ टैग होगा, 2000+ टैग होगा, बट 100+ टैग है जो आपको हमेशा इसमें कवर करके रखना है, और वही टैग घूमता रहता है, वही टैग हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो टैग आप यूज कर रहे हैं उस टैग की अपनी एक हायरार्की होती है, मतलब उसका एक सर्टेन वे होता है लिखने का। ऐसा नहीं कि कोई भी टैग को उठा के कहीं भी रख दिए, किसी भी टैग को कहीं भी ओपन क्लोज कर दिए, नहीं।
HTML का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये आप जान गए, आपने HTML जान लिया। ये क्या है, ओपन टैग है, इसको बोलते हैं ओपन टैग, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज टैग। ओपन टैग एंड क्लोज टैग, इसी में पूरी इसकी दुनिया सिमटी हुई है, पूरा HTML इसी में खत्म हो गया, ओपन टैग और क्लोज टैग। ओपन टैग का मतलब है कि किसी भी टैग को हम इस तरीके से लिख के ओपन करते हैं और इस तरीके से लिख के क्लोज करते हैं। इसमें हम टैग की वैल्यू लिखते हैं, जैसे HTML ओपन हुआ तो HTML क्या होगा, क्लोज भी होगा। और इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ओपन एंगुलर ब्रैकेट और क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। ओपन एंगुलर ब्रैकेट एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बैक स्लैश। तो बैक स्लैश से हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ओपन और क्लोज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी किसी भी टैग को हम क्लोज नहीं कर सकते हैं। उसको क्लोज करने का हमारे पास क्या है, एक हायरार्की है। वो क्या हायरार्की है, बेसिक फॉर्मेट जो है वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट वाला पेज जो आप डिजाइन करेंगे, तो आप देखिए, सपोज दैट हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे एक लाइन होगा। तो वो करने के लिए आपको सबसे पहले HTML लिखना होगा, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, हेड, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, टाइटल। यहाँ पे कुछ भी आप टाइटल लिख सकते हैं, फर्स्ट पेज टाइटल क्या होगा, क्लोज हो गया। हाँ, उसके बाद क्या क्लोज होगा, हेड, देन बॉडी स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर कंटेंट। तो कंटेंट में हम सबसे पहले H1 ले लेते हैं। H1 क्या करेगा, आपको बोल्ड लिखता है, H2 थोड़ा उससे छोटा, H3 उससे थोड़ा लो, H4 H5 H6 तक ये जाएगा। इसको आप अलग अलग तरीके से करके आप ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो। अब H1 क्या होगा, क्लोज हो। लेकिन अब देखिए, हेड यहाँ ओपन हुआ और हेड यहीं पे क्लोज हो गया, टाइटल इधर ओपन हुआ, टाइटल यहाँ क्लोज हो गया। अभी HTML ओपन हुआ है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है, समझे ना। मतलब इसकी एक हायरार्की है कि कहाँ पे ओपन करना है, कहाँ पे क्लोज करना है। ये आपको काम करके बाद समझ में आएगा, काम करने के बाद जब काम करेंगे ना इस पर, तो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी टैग को कहीं पे ओपन कर दिया, किसी भी टैग को कहीं पे भी क्लोज कर दिया। जैसे आप अगर शूज़ पहन रहे हैं, आप अगर टोपी पहन रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि घर से निकलेंगे तो टोपी पैर में पहन लेंगे और शूज़ को अपने माथे में पहन लेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता है। वो अगर करेंगे तो बोलेगा पागल ही है। तो इस तरीके से इसे भी समझना पड़ेगा कि कौन से टैग को कहाँ पे ओपन करना है और कौन से टैग को कहाँ क्लोज करना है। तो वो जब आप काम करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये हमारा H1 है। उसके बाद हमारा P हो गया, पैराग्राफ। पैराग्राफ को हमने यहाँ पे क्लोज किया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्लोज करेंगे, बॉडी, और बॉडी के बाद क्या क्लोज करेंगे, HTML। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मेट है, जो ये तो ऑलवेज यूज होगा, हमेशा जितना भी आप पेज बनाएंगे उसमें ये बेसिक फॉर्मेट तो हमेशा यूज होगा। अब ये जो रिमेनिंग चीज़ है ये बॉडी के अंदर चेंज होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पे भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक हुआ, और इसके बाद हम मॉडल देंगे, वो 1 बाय 1 हम लोग इस पर काम करेंगे, ठीक है ना। नसीब।